महाराष्ट्र के पुणे में एक घटना घटती है। एक लैब असिस्टेंट की नौकरी करने वाला एक लड़का अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है, लेकिन निराश होकर नहीं, एक बहुत बड़े मिशन के लिए। उस लड़के ने भी नहीं सोचा था ये मिशन करोड़ों लोगों की जिंदगी और हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हजारों सालों से जातिगत भेदभाव झेलने वाले समाज को ये बताया कि उनके बीच कभी एक व्यक्ति सत्ता तक पहुंच सकता है और बन सकता है सत्ताधीश। बात कर रहे हैं आर्थिक और सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले द फाउंडर ऑफ बीएसपी मान्यवर काशीराम जी की। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को संवैधानिक दर्जा दिया तो मान्यवर काशीराम जी ने उन्हें ऐसी ताकत दी जिसकी वजह से दलित समाज के लोग सत्ता में आए। काशीराम पंजाब में पैदा हुए, पुणे में अपनी नौकरी की और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी बनाई जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बनी। पंजाब का रोपड़ जिला, जिसे अब रूपनगर कहा जाता है, उसके पृथ्वीपुर गांव में 15 मार्च 1934 को मान्यवर काशीराम का जन्म हुआ। उस वक्त स्कूलों में जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर था। हालांकि मान्यवर काशीराम जी ने खुद जातिगत भेदभाव फेस नहीं किया, लेकिन उनके दिमाग में जातिगत भेदभाव को लेकर समझ बनती गई। 1956 में काशीराम अपनी स्कूल की पढ़ाई फाइनल करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून गए। उसी साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ। काशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन और उनके कार्यों से बहुत इंस्पायर थे। अगले साल 1957 में काशीराम को पुणे में एक लैब असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिल गई। पुणे में जब काशीराम नौकरी कर रहे थे तो उन्हें वहां भी जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर नजर आया। नौकरी करते समय काशीराम के सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। बौद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टियों को गोखले जयंती और तिलक जयंती की छुट्टियों से रिप्लेस कर दिया गया। एक कर्मचारी ने छुट्टियों की रिप्लेस से विरोध किया, लेकिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया। काशीराम जी इस कर्मचारी से बहुत इंस्पायर हुए और यहाँ से शुरू होती है एक नई जंग। अंबेडकर जयंती और बौद्ध जयंती की छुट्टियों को बहाल कराने के लिए काशीराम थाने, कोर्ट कचहरी और बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगे। तो बहुत मेहनत और संघर्ष करने के बाद आखिरकार बौद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टियों को बहाल कर दिया गया। इसके बाद काशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दलित समाज को एक करने में लग गए। 1964 में काशीराम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये पार्टी भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये पार्टी काशीराम जी की विचारधारा से विपरीत काम कर रही थी। हालांकि बात अलग थी, ये पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई पार्टी थी जो 1956 में बनी थी। इन सब चीजों के बाद मान्यवर काशीराम जी ने 1971 में एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम था SMCEA। इस संगठन ने पढ़े लिखे दलित सरकारी जॉबों पर तैनात दलितों को जोड़ने का काम किया। यह अंबेडकर द्वारा चलाए गए जन चेतना के बाद सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, जो आगे चलकर बहुजन मूवमेंट के नाम से जाना गया, जो धीरे धीरे बहुत ही शांत तरीके से लोगों के दिलों में उतर रहा था। और आखिरकार 6 दिसंबर 1974 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बामसेफ का जन्म हुआ। बामसेफ मतलब ऑल इंडियन बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। इसी दौरान काशीराम अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी बढ़ाते रहे। कहीं भी सफर कर लेना, ट्रेन हो या बस, कहीं भी सो जाना, कहीं भी खा लेना। काशीराम जी की ये सादगी आगे चलकर मिसाल साबित हुई और यहाँ से बहुजन मूवमेंट की शुरुआत होती है। नीले रंग का झंडा हाथ में लिए हुए साइकिल पर तैनात लोगों ने इसका घर घर जाकर प्रचार किया। दाम वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। उस समय एक नारा बड़ा प्रचलित होता है, तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू, तिलक तराजू। इसी समय एक और नारा बड़ा फेमस होता है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मान्यवर काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है। और आखिरकार 1984 को काशीराम एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम बड़ी सोच समझ कर रखा जाता है, जिसका नाम होता है बहुजन समाज पार्टी। इसी आंदोलन के दौरान एक नाम बड़ा फेमस होता है, जो नाम होता है मायावती। इमरजेंसी के बाद भारत में जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी दलितों को पार्टी में बरकरार रखने के लिए दिल्ली में एक मंच आयोजित करती है जिसका नाम रखा जाता है जाति तोड़ो सम्मेलन। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोर्जी देसाई और इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता शामिल थे। राजनारायण अपनी स्पीच देते हुए दलितों को हरिजन कह देते हैं। कुछ समय बाद उसी मंच पर दलित समाज की ओर से बोलने के लिए एक लड़की खड़ी होती है।
जिसका नाम था मायावती। 21 साल की मायावती ने राज नारायण के छक्के छुड़ा दिए। मंच पर आते ही मायावती ने कहा, जिन सामाजिक नेताओं को ये नहीं पता कि हरिजन शब्द दलितों के लिए अपमानजनक है, वो जातिगत भेदभाव क्या मिटाएंगे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हुए कहा कि संविधान निर्माता ने हमारे लिए संविधान में अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग किया है, तो हमें कोई हरिजन कैसे कह सकता है। मायावती की इस स्पीच ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद काशीराम मायावती से मिलने उनके घर पहुंचे और काशीराम जी ने मायावती को बसपा ज्वाइन करने के लिए कन्वेंस कर लिया। काशीराम के पास मायावती के रूप में एक सिपा सलार मिल चुकी थी, जो आगे चलकर काशीराम की उत्तराधिकारी भी बनती है। बारी आती है पार्टी का सिंबल चुनने की। काशीराम ने पार्टी का सिंबल बड़ी ही सोच समझ कर चुना था। काशीराम ने हाथी को चुना क्योंकि महात्मा बुद्ध की माता को सपने में हाथी दिखा था, और तो और डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी का सिंबल भी हाथी ही था। 1984 में बसपा पहली बार चुनाव लड़ने के मैदान में थी। स्टार कैंडिडेट मायावती को किराना लोकसभा से प्रत्याशी बना गया और काशीराम मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे। और भी बाकी सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन काशीराम जी का हौसला टूटा नहीं। उनका मानना था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नोटिस होने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। ये बात आगे चलकर सही भी साबित होती है। अगले ही साल पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। वहां पर भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं, लेकिन सारे प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, हर सीट पर दलित समाज का वोट पार्टी को मिल रहा। 1989 में काशीराम राजीव गांधी और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी के सामने चुनाव लड़ते हैं। हालांकि काशीराम को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन काशीराम इस चुनाव से बसपा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करते हैं। इस चुनाव में बसपा को पूरे देश भर में 3% वोट मिला था, और तो और 3 लोकसभा की सीटें भी मिली थी। इसमें स्टार कैंडिडेट मायावती बिजनौर से चुनाव जीतती है, जिसमें दूसरी सीट आजमगढ़ और तीसरी सीट पंजाब से आई। 1993 में काशीराम की बसपा और उत्तर प्रदेश के उस समय के सबसे बड़े ओबीसी लीडर मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन करती। तभी इस गठबंधन से एक नारा निकलता है, मिले मुलायम काशीराम। जय श्री राम का नारा लगा तो नारे का जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नारे से दिया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। इस बार काशीराम का सपना पूरा हुआ। मिली जुली ही सही, लेकिन सरकार बन गई। अब बसपा उत्तर प्रदेश की सरकार में हिस्सेदार थी। लेकिन कुछ सालों बाद सपा बसपा गठबंधन में दिक्कतें शुरू होती हैं। काशीराम को डर था कि मुलायम उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मुलायम सिंह यादव जी को विधायकों को तोड़ने में मास्टर माना जाता था। काशीराम ने चुपचाप भाजपा के नेताओं से संपर्क करना चालू कर दिया था और बिल्कुल चुपचाप गठबंधन लगभग पक्का कर लिया था। 1995 में बसपा सपा से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसकी वजह से मुलायम सरकार गिर जाती है। भाजपा और बसपा के गठबंधन से पहली बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। कुछ दिनों बाद ये सरकार भी गिर जाती है। फिर 1997 में भाजपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। लेकिन इस चुनाव में कुछ अलग हुआ था। इस चुनाव में एक प्रयोग किया गया था कि 6 महीने बसपा का सीएम रहेगा तो उससे अगले 6 महीने भाजपा का सीएम रहेगा। पहले 6 महीने में मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती उन 6 महीनों में बड़े बड़े शहरों के नाम अंबेडकर के नाम पर और दलित हीरो के नाम पर चेंज कर देती है। फिर उससे अगले 6 महीने के बाद भाजपा का सीएम बनता है और ये खेल पूरे 5 साल चलता रहता है। फिर एक बार 2006 में भाजपा और बसपा सरकार बनाती है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती है मायावती। लेकिन अब तक काशीराम जी बिस्तर पर आ चुके थे और ये सरकार भी साल भर के अंदर गिर जाती है। 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी का देहांत हो जाता है और उसके साल भर के बाद यानी कि 2007 में बसपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है। मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। मायावती अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करती है। साल 2009 में मायावती के प्रधानमंत्री बनने के भी कयास लगे। हालांकि काशीराम जी का सपना पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना भी पूरा हुआ ऐतिहासिक था। दलित समाज की लीडरशिप पर और मान्यवर काशीराम जी पर आपका क्या कहना है, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।